नमस्कार साथियों, 31 मई 2026 को असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का एग्जाम हो चुका है। अब बात आती है कि अगर जो साथी इस एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें। ये उनके मन में बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आयोग ने प्री मेंस और इंटरव्यू ये पहली बार लागू किया है। और जब पहली बार लागू किया है तो निश्चित तौर पे हमारे पास ऐसा कोई मार्केट में अवेलेबल टूल नहीं है जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बेस बना सकें। अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेंस को क्वालिफाई करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, उसके पैटर्न को समझेंगे, उसके आंसर राइटिंग की जो स्ट्रेटेजी है उसको समझेंगे। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो को हम 5 बिंदुओं में कवर करेंगे। पहला पॉइंट है कि जो मेंस है उसका पैटर्न क्या है। आयोग ने जब अपना विज्ञापन जारी किया तो उस विज्ञापन में आपको बताया था कि इसका मेंस का जो एग्जाम होगा वो 200 अंकों का होगा। 200 अंकों के एग्जाम में उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। 20 क्वेश्चन आएंगे। जब हमें इतनी जानकारी मिल चुकी है तो इसको भी और भी अच्छी तरीके से एनालाइज करना जरूरी है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे बनेगा, क्या क्या क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। सबसे पहली बात, 20 क्वेश्चन होंगे तो 10-10 क्वेश्चन आपके डिवाइड किए गए हैं 80 और आपके 120 में। 80 नंबर का जो आपका क्वेश्चन रहेंगे उनकी संख्या रहेगी 10, जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। डिस्क्रिप्टिव मोड में उनको आपको आंसर करने होंगे। इसी तरीके से 120 अंकों के जो आपके प्रश्न होंगे उनकी संख्या होगी 10, मतलब एक क्वेश्चन 12 अंक का और वहां पर एक क्वेश्चन आपका 8 अंक का। सारे ही डिस्क्रिप्टिव मोड में रहने वाले हैं। अब बात आती है क्या मेंस को हम सिर्फ पढ़ने से क्वालिफाई कर जाएंगे, और यही 95% से ज्यादा बच्चे गलती कर जाते हैं कि यहां पर आपके ज्ञान की नहीं, आपके आंसर राइटिंग स्किल की और आपकी स्ट्रेटेजी की, जो मेंस में बहुत जरूरी है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट यहां पर स्टार्ट होता है कि हम जो है कितने व्यवस्थित ढंग से अपने क्वेश्चन को बाइंड अप करते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसकी आंसर राइटिंग को कितनी अच्छी तरीके से बाइंड अप कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात हो जाती है कि इसमें जो प्रेजेंटेशन स्किल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने देखा होगा जब आप बीएड में, एमएड में अपना एग्जाम दे रहे थे या एमए लेवल पे आपके एग्जाम दे रहे थे, तो आपके टीचर्स आपको कहते थे कि जितनी ज्यादा अच्छी तरीके से आप लिखेंगे उतने अच्छे अंक आएंगे आपको। तो वही स्किल भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे। पर यहाँ पर थोड़ा सा आपका, क्योंकि सिलेक्शन मोड में आपको आना है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी नॉलेज नहीं दिखानी है, अपना सिलेक्शन चाहिए, तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अगर कोई आपके सामने क्वेश्चन आया है तो सबसे पहले 2 से 3 पंक्तियों में क्या करना पड़ेगा, उसका इंट्रोडक्शन दे दिया। इसके बाद आपने उसको बिंदुवार लिखना शुरू कर दिया, पॉइंट वाइज लिखना शुरू कर दिया। किसी का कोट आपने उसको डाल दिया, पेशनिस्ट है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, या किसी को कोई डेफिनेशन है, ये सारी चीजें डालेंगे तो निश्चित तौर पे वहां पर आपका जो आंसर राइटिंग स्किल है वो जो वैल्यूएटर होगा उसे पता चलेगा कि हाँ वास्तविक तौर पे इस बच्चे को इस बात की नॉलेज है, इसलिए ये सारी चीजें वो नोट कर रहा है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में उसकी इमेज बनाना भी आ रही है, आप उसका ग्राफ बना पा रहे हैं, आप फ्लो चार्ट बना पा रहे हैं, तो यही आपके प्रेजेंटेशन स्किल को और भी ज्यादा स्किलफुल बना देता है। और कुछ बातों का ध्यान रखना और जरूरी है कि यहां पर अगर आप क्वेश्चन के आंसर कर रहे हो तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया है क्या आपको उसकी परिभाषा आती है, ऑफिशियल परिभाषा जो होती है किसी मनोवैज्ञानिक के द्वारा, शिक्षा शास्त्री के द्वारा, तो जिसके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई हो वो डेफिनेशन डालिए। वो कुछ जो विशेषताएं उसकी हैं उस विशेषताओं को बताइए, उसकी व्याख्या करिए, कुछ उसके की पॉइंट्स बताइए कि उस क्वेश्चन में ऐसे क्या क्या की पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर उसको और भी अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। अंत में जाके उसका कंक्लूजन लिखिए। ये है हमारी आंसर राइटिंग की एक स्क्रिप्ट टाइप के, समझ सकते हो कि वास्तविक तौर पे एक अच्छा आंसर जब लिखा जाता है तो एवेल्यूएटर अपने अंकों को रोक नहीं पाता है, उसे देने ही पड़ते हैं। मैक्सिमम जो अंक देने की एक लिमिट होती है वो मैक्सिमम लिमिट देता है वहां तक जाके, लेकिन आपने लिखने में कंजूसी करोगे तो नंबर देने में वो आपसे ज्यादा कंजूसी करेगा। इसलिए ध्यान देना है कि हम जो है लिखने में कंजूसी ना करें। ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि मैंने भी एवेल्यूएशन किया है। हाँ, आयोग में जाके एवेल्यूएशन नहीं किया है, पर यूनिवर्सिटी लेवल पे एवेल्यूएशन मैंने भी किया है। जब मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे एवेल्यूएशन करता हूं तो उसके
इस स्किल को जरूर देखता हूं कि उसने जो है किस तरीके से लिखा है, कि वास्तविक तौर पे उसने मेहनत की है कॉपी में, तो उस मेहनत को उसे भुनाना भी आना चाहिए। जो आपने अभी तक अपनी नॉलेज गेन की है इतने सालों में, तो वास्तविक तौर पे यही प्रेजेंटेशन आपको आपके सिलेक्शन के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि मेंस और इंटरव्यू ही आपका सिलेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला मेंस में। क्योंकि प्री आपको सिर्फ स्क्रीनिंग था, वहां उसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं। यहाँ 200 नंबर ही हैं जो आपको आपके सिलेक्शन तक ले जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कि तैयारी को करना कैसे है। तैयारी करने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि आपको अब जो सिलेबस है आपके सामने, क्या सिलेबस दूसरा आएगा? बहुत से लोगों के मन में है क्या यूपीजीडीसी का जो सिलेबस हमारे पास प्री का था, क्या वही मेंस का रहने वाला है या फिर आपका दूसरा आने वाला है? तो मैं आपको बता दूं कि जो सिलेबस आयोग के द्वारा भी जारी किया गया था आपका प्री के लिए, वही रहने वाला है। यहां पर आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, लिखना भी है, आंसर राइटिंग भी करनी है। इसलिए सबसे पहले क्या करना होगा, पहले स्टेप पे इस पोर्शन में, इस लेवल पे आके आपको आपके सिलेबस को छोटे 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 भागों में डिवाइड करिए। जैसे कि आपके पास, आपको पता है कि 10 यूनिट दी गई हैं, उसको भी आप थोड़ा सा तोड़िए। इसके बाद वहां से क्वेश्चन बनाइए। अगर आप बना सकते हैं तो क्वेश्चन बनाइए, और कम से कम प्रतिदिन आज से ही 2 से 3 शॉर्ट्स लिखना शुरू करिए। जो पैटर्न मैंने आपको बताया उस पैटर्न को फॉलो करते हुए। आप किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, बट ये जो चीजें मैं बता रहा हूं वो सबके लिए है। आप किसी भी विषय के अभ्यर्थी हो, लेकिन आपको जो मैं यहां स्ट्रैटेजी बता रहा हूं वो सबके लिए ऊपर लागू होती है कि आपको आज से 2 से 3 शॉर्ट प्रतिदिन लिखना शुरू करना है, और 2 से 3 दिन बाद एक लॉन्ग लिखना शुरू करिए, और अंत में अपने आप से कुछ प्रश्न करिए। जो मैंने यहां लिखे वो मैं आपको बता दूं। पहला प्रश्न, जब आपके सामने क्वेश्चन होगा जो आपने लिखा होगा, उस प्रश्न में देखिए क्या जो क्वेश्चन आपने ऊपर लिखा था वास्तविक तौर पे वही उत्तर आपने दिया है उसको, या कुछ इधर उधर का मिला दिया है। अगर इधर उधर का मिला दिया तो निश्चित तौर पे अंक वहां से कटने वाले हैं। दूसरी बात, जो क्वेश्चन में पूछा गया कि सारे पॉइंट्स को आपने समेट लिया है उसमें या नहीं। देखो, सारे पॉइंट को समेटने का मतलब है कि हमें कम शब्दों में सार रूप में देना होता है। क्योंकि एक बात यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि जो आपके पास 100 टाइप का क्वेश्चन होगा, जनरली उसमें 120 शब्दों में हमें लिखना होता है, और जो लॉन्ग टाइप का होता है उसमें 200 से 250 शब्दों के बीच में हमें लिखना होता है। तो हम प्रैक्टिस ये करेंगे 250 शब्द हमारे पास हो जाए। तो इस तरीके से उस सार रूप में वहां पर हम डालेंगे, तो हम समझेंगे कि वास्तविक तौर पे जिन बिंदुओं को शामिल किया जाना चाहिए था, क्या वो शामिल किए गए। अगर हाँ, वहां शामिल किया गया तो निश्चित तौर पे आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद आपने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, क्या वास्तविक तौर पे वो प्रभावी हैं, या आपने जनरली जो हम बोलते रहते हैं वो उन शब्दों का प्रयोग कर लिया। अगर वैसे शब्दों का प्रयोग किया होगा तो आप वहां पर नंबर कट सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बिंदु होते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आप, जब कोई जो एवेल्यूटर होता है जो चेक करता है कॉपी को, इन सब पॉइंट्स को चेक करता है, देखता है, वो समझता है कि हाँ वास्तविक तौर पे बच्चे ने लिखा है तो नंबर देने पड़ेंगे, नहीं लिखा है तो जो मिनिमम नंबर है वो हम देके आगे बढ़ जाएंगे। ये बात आपको यहां समझना होगा। अंत में हम बात करते हैं, क्या आपके प्रीलिम्स में अच्छे अंक आ रहे हैं? तो अब आपको इंतजार नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा तब तैयारी करेंगे। अगर की आने के बाद अगर आपके अंक अच्छे पोजीशन में हैं, हाँ 2 से 3 आपने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे, और हर एक विषय में कुछ ना कुछ लगाया गया ऑब्जेक्शन, अगर वो बढ़ते तो निश्चित तौर पर उससे पॉजिटिव रहेगा रिजल्ट। लेकिन क्या अभी भी आप अच्छी स्थिति में हैं? अगर हैं तो आंसर राइटिंग लिखना आज से शुरू कर दीजिएगा, मेंस की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा। लेकिन क्योंकि आपको एक बात ध्यान देना होगा, मेंस और प्रीलिम्स में बहुत अंतर है। प्रीलिम आपका स्क्रीनिंग था, वहां पर आपके पास चांस था अंदर आने का, मतलब आपको अच्छे से पता है कि लगभग 15% लोग आपके साथ बैठने वाले हैं। अगर 30 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 750 बच्चे वहां पर बैठ रहे होंगे। आपका सब्जेक्ट अगर एजुकेशन है तो संभवतः इसमें वैकेंसीज की संख्या 14 के समथिंग है, तो आप देख लीजिएगा 200-210 के समथिंग आपके सामने बच्चे बैठने वाले होंगे। तो यहां पर आपको अपनी पकड़ बनानी है, अपनी नॉलेज को भुनाना है, वो भी आंसर राइटिंग के माध्यम से, प्रेजेंटेशन स्किल के माध्यम से। जैसे खाना बनाना सबको आता है, लेकिन जिसे खाना बनाना अच्छे से नहीं भी आता उसे परोस लिया अच्छे से तो उसकी वाहवाही हो जाती है। तो यही बात होती है कि खाना बनाता कोई और है
और परोसता कोई और है, वाहवाही कोई और लूट ले जाता है। तो यही बात यहाँ पर भी है कि नॉलेज आपके पास भले ही कम हो, लेकिन मैं आपके नॉलेज पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ही आपके पास 2 चीज़ें कम आती हों, पर जो आती हैं उनको प्रेजेंट करने का तरीका आपके पास अच्छा होना चाहिए। अगर आप एजुकेशन सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं और आप चाहते हैं कि मैं आंसर राइटिंग के लिए आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर्ड कंटेंट लेकर आऊँ, जिसमें आंसर राइटिंग सीरीज हो गई, आंसर राइटिंग के लिए मॉडल पेपर्स हो गए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेशंस हो गए, तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा प्रिपरेशन फॉर मेंस। प्रिपरेशन फॉर मेंस अगर आप लिख देंगे तो मुझे समझने में एक सहूलियत हो जाएगी कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो वास्तविक तौर पे एजुकेशन के हैं और जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं मेंस के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर कर देना जो असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी का एग्जाम दिए थे और मेंस की तैयारी करना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।